हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास वंस अगेन। आज मैं हिंदी जितने भी हिंदी सेंटेंस आप देखते होंगे, हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करें उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो अगर हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो वो स्ट्रक्चर की मदद से इंग्लिश में ट्रांसलेशन उसका ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो उसमें सबसे अहम भूमिका निभाती है स्ट्रक्चर। अगर हमें स्ट्रक्चर का ज्ञान हो तो हम कितना भी डिफिकल्ट सेंटेंस हिंदी का सेंटेंस हो तो उसको इंग्लिश में इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इंग्लिश में इजीली ट्रांसलेट करने के लिए क्या करना होगा, तो उस स्ट्रक्चर का हमें ज्ञान होना चाहिए। तो आज से मेरा सारा क्लास, सप्ताह में जो 2 बार क्लास होगा वो सारे स्ट्रक्चर पे ही आधारित होंगे। कहने का मतलब कि सारे कैसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेंगे, इंग्लिश लिटरेचर को कैसे मजबूत करेंगे, उसके बारे में मेरा क्लास रहेगा सप्ताह में 2 बार। तो सबसे बड़ी बात, अगर हमें इंग्लिश लिटरेचर को, इंग्लिश को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा। सबसे पहले मेरे समझ से सबसे पहले विद्यार्थी को उसका रीडिंग स्किल बढ़ाना होगा, उसको राइटिंग स्किल बढ़ाना होगा, स्ट्रक्चर का ज्ञान होना चाहिए स्ट्रक्चर का, क्योंकि स्ट्रक्चर ही एक ऐसा पिलर है जिसकी मदद से इंग्लिश हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर का ज्ञान होना चाहिए। और नंबर 4, पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी होनी चाहिए। नंबर 5, आर्टिकल्स की भी जानकारी होनी चाहिए। अगर ग्रामर की बात करें तो ग्रामर की भी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन ग्रामर इतना इंपॉर्टेंट रोल उसमें निभाता नहीं है, लेकिन हाँ स्ट्रक्चर जरूर निभाता है। इसलिए स्ट्रक्चर का ज्ञान होना चाहिए सारे हिंदी सेंटेंसेस को, डिफिकल्ट हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। तो ये हुई एक बात। अब अगर स्ट्रक्चर को, अगर हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो कुछ बातें ध्यान में होनी चाहिए। कुछ सेंटेंस अगर हमें बनाना हो तो सेंटेंस को सब्जेक्ट और वर्ब की जरूरत होती है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। तो हमें सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने लिखा हुआ है सब्जेक्ट का डिफिनेशन। देखेंगे सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट इज एनी noun, pronoun or noun phrase that does an action in a sentence। सब्जेक्ट जो है ना सेंटेंस में, या तो वो नाउन हो सकता है, या प्रोनाउन भी हो सकता है, या नाउन फ्रेज भी हो सकता है, जो सेंटेंस में क्या करता है, जो सेंटेंस में एक्शन परफॉर्म करता है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला सेंटेंस देखें, रमन टीचेस अस इंग्लिश, यानी रमन हमें अंग्रेजी पढ़ाता है। यहां कौन एक्शन परफॉर्म कर रहा है इस सेंटेंस में? रमन। तो यानी कि रमन क्या है इसमें, यानी रमन क्या है इसमें, रमन इसमें सब्जेक्ट है। रमन क्या है इसमें, रमन ये सब्जेक्ट हो गया। रमन सब्जेक्ट इसीलिए हुआ क्योंकि इस सेंटेंस में ये एक्शन परफॉर्म करता है, यानी वो रमन क्या करता है, एक्शन रमन पढ़ाता है, यानी रमन सब्जेक्ट है। तो यहां तो रमन सब्जेक्ट है, तो ये रमन हो गया नाउन। ये प्रोनाउन है, दे प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड, मतलब वे लोग ग्राउंड में फुटबॉल खेलते हैं। तो यहाँ दे, ये दे क्या हो गया, ये प्रोनाउन हो गया। तो दे प्रोनाउन है क्या, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कैसे है, क्योंकि वे लोग मैदान में क्या करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, यानी एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, दे कर रहा है, यानी कि दे यहाँ सब्जेक्ट है। अब यहां देखना है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस स्टेट इज कमिंग टूडे। द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस स्टेट इज कमिंग टूडे। यहां द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस स्टेट क्या है, यहां ये सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट क्या था, एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, ये सब्जेक्ट इज एनी नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज दैट डज एन एक्शन इन ए सेंटेंस, यानी जो सेंटेंस में एक्शन परफॉर्म करता है, एक्शन करता है। यहां एक्शन कौन कर रहा है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस स्टेट, ये हो गया नाउन फ्रेज। तो ये नाउन फ्रेज क्या है, यहां ये भी सब्जेक्ट है। अब नाउन फ्रेज क्या होता है, नाउन फ्रेज a group of words, a noun phrase is a group of words that can be subject or object in the sentence। नाउन फ्रेज जो है ना शब्दों का ऐसा समूह होता है जो सेंटेंस में या तो वो क्या होता है, सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। जैसे एक एग्जांपल देखेंगे ऑब्जेक्ट कैसे होता है नाउन फ्रेज, ये देखेंगे। जैसे रमन,
एग्जाम्पल, रमन फाउंड द bunch of the keys। यानी रमन को चाबियों का गुच्छा मिला, रमन को चाबियों का गुच्छा मिला। तो यहाँ द बंच ऑफ द कीज क्या हो गए, ऑब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट किस प्रकार का ऑब्जेक्ट है, ये नाउन फ्रेज है। तो यहाँ फिर से नाउन फ्रेज का डेफिनेशन देखेंगे। ए नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। ठीक, वर्ब पे आते हैं। सेंटेंस फॉर्मेशन में दूसरा वर्ब का होना बहुत जरूरी है। वर्ब के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। वर्ब्स क्या है, वर्ब्स आर वर्ड्स दैट शोज एन एक्शन इन अ सेंटेंस। वर्ब्स क्या है, वर्ब्स आर वर्ड्स दैट शोज एन एक्शन, जो सेंटेंस में एक्शन शो करता है। जैसे रमन, एग्जाम्पल यहां देखेंगे, रमन टीचेस इंग्लिश, रमन टीचेस इंग्लिश। ठीक, यहां एक्शन वर्ड क्या है, यहां एक्शन है टीच, तो ये क्या है, ये वर्ब है, रमन टीचेस इंग्लिश। अब आएंगे ऑक्सिलियरी वर्ब का भी होना जरूरी है। ऑक्सिलियरी वर्ब के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। ऑक्सिलियरी वर्ब क्या है, द वर्ब दैट इज यूज्ड विद अनदर वर्ब इन ए सेंटेंस। वह वर्ब जो दूसरे वर्ब यानी मेन वर्ब के साथ जिसका यूज होता है सेंटेंस में, वो हो गए ऑक्सिलियरी वर्ब। अब ऑक्सिलियरी वर्ब कौन कौन है, ध्यान देंगे। आई एस, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, शैल, विल, शुड, ये सारे जो है ना, ये ऑक्सिलियरी वर्ब है। जिसमें मोडाल ऑक्सिलियरी वर्ब है शैल, विल, शुड। तो इसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए ऑक्सिलियरी वर्ब के बारे में। और ऑब्जेक्ट क्या है, और तीसरा जो है ना, क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड और फ्रेज दैट रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब। तो ये ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल एक देखते हैं, जैसे रमन राइट्स एन एप्लीकेशन। रमन राइट्स एन एप्लीकेशन, रमन एक एप्लीकेशन लिखता है। यहां क्या है, ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड और फ्रेज दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। यहां वर्ब का एक्शन कौन रिसीव करता है, एप्लीकेशन। क्या लिखा जा रहा है, एप्लीकेशन लिखा जाता है। तो एप्लीकेशन क्या हो गया, यहां एप्लीकेशन यहां ऑब्जेक्ट हो गया, एप्लीकेशन यहां ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये तो बेसिक बातें थी जो सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए जरूरी है। हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए ये छोटी छोटी बातें के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, हमें जाननी चाहिए। अब आते हैं मेन बात पे, स्ट्रक्चर पर, जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। कुल मेरा 100 स्ट्रक्चर का मैंने सीरीज बनाया हुआ है, जिसमें स्ट्रक्चर 1 मैं बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से देखेंगे। स्ट्रक्चर 1 देख लेंगे। देखेंगे बड़ी ध्यान से। सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये पहला स्ट्रक्चर है। अब ये पहला स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है, किन प्रकार के वाक्यों में इसका यूज होता है, यानी किन प्रकार के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में कन्वर्ट, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए इसका हम यूज करते हैं। देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ध्यान देंगे। रमन अंग्रेजी पढ़ाता है, वह अंग्रेजी सीखता है, वह
अंग्रेजी सिखाता है। ध्यान से देंगे। देखिए, जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में क्या है लगा हुआ है, ता है, ता है लगा, ता है, ती है, ते हैं। इस बात को ध्यान में रखनी है। ये किस प्रकार का वाक्य है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो भी वाक्य हैं, ये इस तरह के वाक्य को इस स्ट्रक्चर की मदद से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। अब यहाँ है V1 और V5। वर्ब हमेशा अपने V1 फॉर्म में होता है, और V5 क्या होता है? V5 का मतलब हुआ वर्ब में, V5 का अर्थ हुआ वर्ब में s या es ऐड कर देना। तो ये भी मैं आगे बताऊंगा, पहले ये देखेंगे, ध्यान देंगे। जैसे रमन अंग्रेजी पढ़ाता है, तो यहाँ रमन क्या है? यहाँ रमन है सब्जेक्ट। रमन क्या है? यहाँ सब्जेक्ट है। अंग्रेजी क्या है? यहाँ अंग्रेजी ऑब्जेक्ट है, वो भी यानी ऑब्जेक्ट। पढ़ाना क्या है? पढ़ाना यहाँ वर्ब है, वर्ब। तो पढ़ाना, उठना, खाना, बैठना, सोना, ये सब सारे क्या है? ये वर्ब है, मेन वर्ब है। तो रमन अंग्रेजी पढ़ाता है, तो रमन। उसके बाद क्या आएगा? भी आएगा, भी वर्ब आएगा, V1 या V5। तो रमन है, तो इसमें टीच में es लगाएंगे, रमन टीचेस। रमन क्या पढ़ाता है? रमन इंग्लिश पढ़ाता है, तो रमन टीचेस इंग्लिश। वैसे ही वह अंग्रेजी सीखता है, तो ही, सीखना का लर्न, इसमें s लग जाएगा, ही लर्न्स इंग्लिश। वैसे ही वह अंग्रेजी सिखाता है, तो ही टीचेस इंग्लिश। अब ध्यान देंगे, ये इसमें तीनों में वर्ब में s या es लगा हुआ है। तो वर्ब में s या es कब लगता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अगर वाक्य में अगर वर्ब दिया हो, तो वर्ब में s या es कब लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में? ध्यान देंगे, जब सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो, और सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो इस तरह के वाक्यों में वर्ब का पांचवा रूप लगता है। वर्ब का पांचवा रूप यानी वर्ब में s या es लगा देंगे इस तरह के वाक्यों में। बड़ी ध्यान से देखेंगे। अब ये तो एक तरह के वाक्य हो गए, एक प्रकार के वाक्य जिसमें रमन जो है ना सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है वह, ही है, ये सब, इसमें भी सब्जेक्ट है ही। अब देखेंगे दूसरे प्रकार के वाक्यों को। जैसे मैं अंग्रेजी सीखता हूं, वे लोग अंग्रेजी सीखते हैं। हम लोग मैदान में खेलते हैं। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। आई लर्न इंग्लिश। फिर इसको देखेंगे, वे लोग अंग्रेजी सीखते हैं। तो यहां वे लोग क्या है? यहां ये वे लोग सब्जेक्ट है, तो दे, फिर सीखना, दे लर्न इंग्लिश। हम लोग मैदान में खेलते हैं, हम लोग यहाँ सब्जेक्ट है, तो वी, फिर खेलना, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, तो वी प्ले इन द ग्राउंड। कहाँ खेलते हैं? तो ग्राउंड में, इन द ग्राउंड। अब यहां ध्यान देंगे, यहां वर्ब में s या es नहीं लगा हुआ है। आई के बाद जो सब, आई के साथ जो वर्ब लग रहा है उसमें s या es नहीं लग रहा है। दे के बाद जो वर्ब आ रहा है
मेन वर्ब का पहला फॉर्म आ रहा है, वी के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है, तो ध्यान देंगे अगर सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू या प्लूरल सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो यानी बहुवचन करता प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। इसको ध्यान से बहुत देखेंगे और ध्यान से देखेंगे और एकदम माइंड में इसको बैठा लेंगे इस तरह के वाक्यों को। तो इस प्रकार मैंने आज इस तरह के वाक्यों को बताया। आगे जो है मैं और इसके निगेटिव सेंटेंस को मैं बताऊंगा। उसका स्ट्रक्चर में हम लिख दे रहे हैं, उसको ध्यान से देख लेना है। स्ट्रक्चर 2, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डज नॉट, वर्ब का पहला फॉर्म, फिर ये ऑब्जेक्ट, यही है बेसिक फॉर्म। ये अब किस तरह के वाक्यों को इसकी मदद से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे देखेंगे। जैसे एग्जांपल 1, रमन अंग्रेजी नहीं सीखता है। नहीं लगा हुआ है, निगेटिव सेंटेंस है ये। वे लोग फुटबॉल नहीं खेलते हैं। वह वहां नहीं जाता है। मैं कार सावधानी पूर्वक नहीं चलाता हूं। ध्यान देंगे इसका कैसे कन्वर्ट करेंगे। रमन, रमन चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए इसमें डज नॉट लगेगा। रमन डज नॉट। वर्ब क्या है, सीखना, तो रमन डज नॉट लर्न। ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी, तो यहां इंग्लिश, रमन डज नॉट लर्न इंग्लिश। ठीक, इस वाक्य को देखेंगे, वे लोग फुटबॉल नहीं खेलते हैं, तो यहाँ वे लोग यानी दे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट दे है, तो इसके साथ आएगा डू नॉट। वर्ब है खेलना, तो यहाँ दे डू नॉट प्ले। ठीक, एक ध्यान देने वाली बात है कि डू नॉट और डज नॉट के बाद वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म रहेगा। तो दे डू नॉट प्ले व्हाट, फुटबॉल। वह वहां नहीं जाता है, तो ही है, तो इसीलिए इसके साथ डज नॉट लगेगा। ध्यान देंगे, ही डज नॉट, है ना, जाना है वर्ब, तो गो, ही डज नॉट गो, कहां, वहां, तो देयर, ही डज नॉट गो देयर। अब मैं कार सावधानी पूर्वक नहीं चलाता हूं, मैंने बस ये एडवर्ब है, तो इसको देखेंगे, इस कैसे बनाएंगे। आई के साथ भी डू नॉट आएगा। आई डू नॉट, क्यों आएगा डू नॉट, यहां नहीं लगा हुआ है। आई डू नॉट, है ना, ड्राइव, आई डू नॉट ड्राइव ए कार केयरफुली। केयरफुली क्या है, एडवर्ब है, केयरफुली, तो उसको भी आगे हम क्लास में बता देंगे। तो इस प्रकार के अब ध्यान देंगे कि डू नॉट और डज नॉट कहां लगता है। अगर सब्जेक्ट आई हो, वी, दे, आई, वी, दे, यू, और प्लूरल सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो इसके साथ डू नॉट लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट ही रहेगा, सी रहता है, इट रहता है, सिंगुलर सब्जेक्ट अगर हो, एक वचन संज्ञा,
तो इसके साथ क्या आएगा, डज नॉट आएगा। इस प्रकार मैंने दो स्ट्रक्चर आपको बताए, तो ये दोनों स्ट्रक्चर को ध्यान में रखेंगे और इस दोनों स्ट्रक्चर को याद कर लेंगे। और मेरे चाहे तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे मैं फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर बताऊंगा, इसी प्रकार इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर बताऊंगा, ताकि हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, क्योंकि यही एक स्ट्रक्चर ही एक पिलर है जिसकी मदद से हम हिंदी के कठिन से कठिन वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और मेरे साथ इसी प्रकार बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।